हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसके पहले वीडियो में हमने एकाकी परिवार के मनोवैज्ञानिक संबंधों की विवेचना की थी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संयुक्त तथा एकाकी परिवार में अंतर। और इसी टॉपिक के साथ ये जो हमारा गृह विज्ञान के द्वितीय खंड समाजशास्त्र का पहला अध्याय है वो ख़त्म हो जाएगा। इस टॉपिक के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं संयुक्त परिवार में और एकाकी परिवार में क्या क्या अंतर पाए जाते हैं। तो सबसे पहला अंतर पाया जाता है कर्मठता संबंधी अंतर, अर्थात कर्म संबंधी अंतर। देखिए, संयुक्त परिवार जो होता है उसमें अगर परिवार के 2 सदस्य भी कार्य कर रहे हैं तो 4 सदस्य घर पे बैठ के खा सकते हैं, लेकिन एकाकी परिवार में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि अगर वो नहीं कुछ करेंगे तो भूखे भी मर जाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई रोज़गार रहेगा नहीं। और जब रोज़गार नहीं रहेगा, उन्हें अर्थ की प्राप्ति नहीं होगी, तो उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए संयुक्त परिवार जो होता है उसमें जो व्यक्ति होते हैं, अगर 2 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं तो 4 व्यक्ति आराम से बैठ के खा लेते हैं, लेकिन एकाकी परिवार में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है। दूसरा जो अंतर है वो है स्त्रियों की स्थिति में अंतर। संयुक्त परिवार में स्त्रियों की स्थिति निम्न होती है, बल्कि एकाकी परिवार में स्त्रियों की स्थिति उच्च होती है, क्योंकि संयुक्त परिवार जो होता है उसमें स्त्रियाँ तो घर की मुखिया होती नहीं हैं, घर की मुखिया पुरुष होते हैं, तो उनके द्वारा बताई गई चीज़ों का ही पालन किया जाता है, बल्कि स्त्रियों को उतना महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन एकाकी परिवार में चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों को समान अधिकार दिए जाते हैं और दोनों सभी कार्यों में अपना पूर्ण सहयोग देते हैं, चाहे वो घर के काम हो या बाहर के काम हो, दोनों अर्थ ले आते हैं। इसलिए वहाँ पे स्त्रियों की स्थिति उच्च होती है। जो तीसरा अंतर वो है बच्चों के पालन पोषण संबंधी अंतर। तो देखिए, जो हमारा संयुक्त परिवार होता है उसमें बहुत ज़्यादा सदस्य होते हैं। 3 या 3 से अधिक पीढ़ी के सदस्य होने के कारण बच्चों के पालन पोषण का भार केवल पिता और माता पर नहीं रह जाता, बल्कि उनका ज़्यादातर पालन पोषण जो होता है वो दादी बाबा के साथ होता है, या चाचा चाची करते हैं, या कोई भी होता है तो उनके द्वारा उनका पालन पोषण किया जाता है और माता पिता को उनके पालन पोषण में कम मेहनत करनी पड़ती है। और एकाकी परिवार जो होता है उसमें सदस्यों की संख्या कम होती है, एक माता पिता होते हैं और एक उनके बच्चे होते हैं, तो पूरे पालन पोषण की जो व्यवस्था होती है या जो जिम्मेदारी होती है वो पूर्णतः माता और पिता दोनों पर आ जाती है। और जब ऐसी स्थिति में वो बाहर के काम भी करते हैं, बाहर भी व्यवसाय करते हैं, साथ ही साथ घर में बच्चों का पालन पोषण भी करते हैं, ऐसी स्थिति में उनमें क्या होती है, अधिक परिश्रम लगता है और अधिक परिश्रम लगने के कारण उनमें मानसिक कुंठा, विकार आदि चीज़ें भी उत्पन्न होती हैं। और जो अगला है हमारा मुखिया के अधिकार संबंधी अंतर। देखिए, जो संयुक्त परिवार होता है उसमें मुखिया जो होता है वो घर का पुरुष होता है और उसी के द्वारा बताए गए सभी कार्यों को सभी सदस्य मानते हैं। वो जो बात बोल देता है उसको ही सदस्यों को मानना पड़ता है। लेकिन एकाकी परिवार में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि एकाकी परिवार में क्या कोई मुखिया नहीं होता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों को समान अधिकार और सम्मान मिलते हैं। दोनों को समान अधिकार मिलते हैं, जिसके कारण उन दोनों को एक दूसरे की बातों को मानना होता है। कोई एक व्यक्ति मुखिया नहीं हो सकता है। और जो हमारा अगला अंतर है सामाजिक कुरीतियों संबंधी अंतर। जो हमारा संयुक्त परिवार है वो पुरानी परंपरा के लिहाजे से अभी तक चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में पहले हमारे समाज में बहुत सारी सामाजिक कुरीतियाँ पाई जाती थी, जैसे विधवा विवाह न होना, विधवा पुनर्विवाह न होना, पर्दा प्रथा आदि अनेक कुरीतियाँ पाई जाती थी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, और फिर पहले के लोग क्या करते थे, जादू टोना आदि चीज़ों को भी ज़्यादा मानते थे। लेकिन जो अब का हमारा एकाकी परिवार है वो संयुक्त परिवार है वो विघटित होकर के एकाकी परिवार में बदल गया है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, संयुक्त परिवार जो होता है वो सामाजिक कुरीतियों, परंपराओं, रीति रिवाज, त्योहारों, व्रतों आदि सभी चीज़ों का पालन करते हैं। लेकिन जो हमारा एकाकी परिवार होता है उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। वो जो महत्वपूर्ण चीज़ें होते हैं केवल उन्हीं का पालन करते हैं, और जो अन्य चीज़ें होती हैं उनको अंधविश्वास का नाम दे करके उसे हटा देते हैं। फिर जो अगला आता है हमारा पारिवारिक नियंत्रण संबंधी अंतर।
तो जो संयुक्त परिवार होता है उसमें ज़्यादा नियंत्रण होता है, क्योंकि संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होती है और सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण सभी एक दूसरे पर नियंत्रण करते हैं। लेकिन एकाकी परिवार में ऐसा कुछ नहीं होता है, बच्चे भी स्वतंत्र होते हैं, माता पिता भी स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं माता पिता के जाने के बाद, उनके काम पे जाने के बाद वो पूरे स्वतंत्र हो जाते हैं, बल्कि जो पुरुष होते हैं और स्त्री होती हैं उनके ऊपर ना जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका हाथ नहीं होता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। अगला है आकार संबंधी नियंत्रण। जो हमारा संयुक्त परिवार है वो क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उसमें 2 या 2 से अधिक पीढ़ी के सदस्य रहते हैं। तो जैसे देखिए दादी बाबा हो गए, दादी बाबा के 2 और हाँ मान लिया माता पिता हो गए, माता पिता के बच्चे हो गए, अब भैया भाभी के बच्चे हो गए। तो ऐसे ही क्या हो गया, हमारी 3 पीढ़ी के सदस्य, 3-4 पीढ़ी के सदस्य आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, अधिकाधिक संख्या बढ़ जाती है, और जब अधिक संख्या बढ़ जाती है तो उसका आकार भी बढ़ जाता है। लेकिन एकाकी परिवार में एक माता पिता होते हैं, एक उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उनका परिवार जो होता है वो संक्षिप्त ही रह जाता है, बल्कि जो संयुक्त परिवार होता है उसका आकार बड़ा होता है। फिर जो अगला आता है वो अर्थव्यवस्था संबंधी अंतर। जो हमारा संयुक्त परिवार होता है उसमें प्रत्येक सदस्य, अगर मान लिए घर के 4 सदस्य हैं उसमें से 3 भी काम करते हैं तो क्या होता है, हमें 3 लोगों की धनराशि प्राप्त होती है और वह संयुक्त होती है। तो जब वो संयुक्त रूप में होती है और साथ ही साथ कृषि की भी व्यवस्था होती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, अधिक मात्रा में धन की प्राप्ति होती है। बल्कि जो हमारा एकाकी परिवार होता है उसमें क्या होता है, सदस्यों की संख्या कम होती है, तो कमाने वाले अगर माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे हैं तो कमाने वाले केवल माता पिता ही रहेंगे या पिता ही रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, केवल एक के ऊपर सारा भार पड़ जाता है और अर्थव्यवस्था संबंधी परेशानियां, दिक्कतें भी आती हैं। जैसे उदाहरण के लिए ले लीजिए, मान लिए हमारा जो संयुक्त परिवार है उसमें अगर आपके पापा 4 भाई हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अगर 3 कमा रहे हैं तो तीनों सारे पैसे इकट्ठा करके लाएंगे तो सभी सदस्यों की लगभग आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन जो हमारा एकाकी परिवार होगा, अगर उसमें एक ही सदस्य कमाएगा तो वो सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएगा। इसलिए जो हमारा संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार है उसमें अर्थव्यवस्था संबंधी अंतर भी पाया जाता है। फिर अगला आता है सुरक्षा संबंधी अंतर। संयुक्त परिवार ऐसा माना जाता है कि उसमें ज़्यादा सुरक्षा होता है, सुरक्षा की भावना ज़्यादा होती है, क्योंकि हर सदस्य सामाजिक, आर्थिक एवं शारीरिक दृष्टिकोण से अपने आप को सुरक्षित अनुभव करता है। हर सदस्य परिवार के अन्य सदस्यों की शक्ति पर निर्भर करता है। इसके विपरीत एकाकी परिवार में व्यक्ति को अपनी शक्ति तथा साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस स्थिति में एकाकी परिवार के व्यक्ति को अन्य सदस्यों से पर्याप्त सहायता नहीं मिल पाती है। जैसे ले लीजिए दुर्घटना हो गई या बीमारी आ गई या अन्य कोई भी ऐसी परिस्थिति आ गई, तो उसमें जो संयुक्त परिवार होते हैं उसके बहुत सारे सदस्य होते हैं, तो सब एक दूसरे का सहयोग कर देते हैं और वो परेशानी भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो एकाकी परिवार में होता है उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है, जो भी करना होता है व्यक्ति को स्वयं ही करना होता है। अब जो अगला है हमारा वो है धर्म संबंधी अंतर, धर्म क्षेत्र में अंतर। तो देखिए, जो संयुक्त परिवार का वातावरण धर्म प्रधान होता है। संयुक्त परिवार की प्रथाएं धार्मिक कट्टरता को प्रोत्साहित करती हैं। कभी कभी तो संयुक्त परिवार में सभी सदस्यों के लिए संयुक्त धार्मिक कर्मकांडों में भाग लेना अनिवार्य होता है। इससे अलग एकाकी परिवार में धर्म तथा धार्मिक कट्टरता का कोई महत्व नहीं होता और न ही किसी के ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि आपको धर्म में बैठना है, आपको पूजा में बैठना है या आपको अनुष्ठान में अपना सहयोग प्रदान करना है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा संयुक्त परिवार है वो धर्म क्षेत्र में ज़्यादा सहयोग करता है, बल्कि एकाकी परिवार में ऐसे कोई अंतर नहीं होते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, संयुक्त परिवार में अंतर कौन कौन से है। पहला कर्मठता संबंधी अंतर, दूसरा स्त्रियों की स्थिति में अंतर, तीसरा बच्चों के पालन पोषण में अंतर, चौथा मुखिया के अधिकार संबंधी अंतर, पांचवा सामाजिक कुरीतियाँ संबंधी अंतर और जो छठवां है वो है पारिवारिक नियंत्रण संबंधी अंतर और जो आपका सातवां है वो आकार संबंधी अंतर और अर्थव्यवस्था संबंधी अंतर, धर्म क्षेत्र संबंधी अंतर, साथ ही साथ सुरक्षा संबंधी अंतर। इस टॉपिक के साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। आई होप आप सबने नोट्स बना लिया होगा, और ना बनाया है तो सारे वीडियो तो हमारे यूट्यूब चैनल से आपको मिल ही जाएंगे। आप सारे वीडियो को ले लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।